Hello everyone, welcome you all to परचम क्लासेस. I am जानवी. सी हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी ल्यूसेंट की एमसीक्यू सीरीज. इस पर्टिकुलर सीरीज में हम यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज और सब्जेक्ट में भी हम सारे टॉपिक वाइज जो है एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर रहे हैं. जो भी बच्चे जिनके पास पीडीएफ बैंक्स हैं, ये सारी की सारी जो पीडीएफ्स हैं इस लेक्चर की ऑटोमेटिक आपको इस पीडीएफ बैंक में अवेलेबल हो जाएंगी. जो स्टूडेंट्स को नहीं पता है पीडीएफ बैंक के बारे में, मैं बता दूं कि पीडीएफ बैंक के अंदर यूट्यूब के ऊपर जितने भी लेक्चर्स अवेलेबल हैं उन सारी पीडीएफ को यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाता है. और साथ ही साथ इस लेक्चर की पीडीएफ हमारी वेबसाइट परचमक्लासेस.in पर भी अवेलेबल करा दी गई है, तो आप वहां से भी इस पीडीएफ को अवेल कर सकते हो. सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट. इसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन. लास्ट सेशन में भी हमने कुछ क्वेश्चन इससे प्रैक्टिस किए थे, बट इंडस वैली सिविलाइजेशन क्योंकि अपने आप में ही काफी बड़ा टॉपिक है, तो इसलिए हम इसके एमसीक्यूज भी थोड़े ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि इसमें ज्यादा टॉपिक्स हैं और ज्यादा टॉपिक से एमसीक्यूज बनते हैं. देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड इन विच ईयर? आंसर हो जाएगा आपका बी. 1921 में हड़प्पन सिविलाइजेशन को डिस्कवर किया गया था. बेसिकली हड़प्पन सिविलाइजेशन का अगर हम रीजन देखें तो जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान का पंजाब रीजन है वहां पे ये सिविलाइजेशन जो है एग्जिस्ट करती थी. दयाराम साहनी ने इसे डिस्कवर किया था अंडर द गाइडेंस ऑफ सर जॉन मार्शल एंड कर्नल मैके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लोथल इज अ साइट वेयर डॉकयार्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन फाउंड? यानी कि लोथल किस सिविलाइजेशन की एक ऐसी साइट है जहां पर डॉकयार्ड पाया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन. लोथल की अगर हम बात करें तो भाल रीजन गुजरात इंडिया के अंदर ये पर्टिकुलर साइट जो है पाई जाती है. इसे 1954 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने डिस्कवर किया था. और लोथल एकमात्र ऐसी जो है आपकी साइट है जहां पर आर्टिफिशियल बिग डॉकयार्ड जो है वो पाया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन यूजुअली बिल्ड देयर हाउसेस ऑफ विच मटीरियल? ठीक है, तो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा पक्का ब्रिक्स. अगर हम बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन काफी एडवांस सिविलाइजेशन थी. वो अपने घर बनाने के लिए बेक्ड क्ले का यूज करते थे जिसे हम पक्का ब्रिक्स भी कहते हैं, सो दैट जो उनके हाउसेस हैं वो स्ट्रॉन्गर और ड्यूरेबल बने. अगर उनके हाउसेस के आप फीचर देखोगे तो 1 से 2 स्टोरीज तक मल्टीपल स्टोरीज भी यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर इन हाउसेस की देखने को मिली है. साथ ही साथ इनके हाउस में कोर्टयार्ड और स्मॉल लॉन्स भी हुआ करते थे. इनका खुद का सीवेज सिस्टम था. और अगर आप देखोगे तो वेल्स, कवर्ड, ड्रेन और शावर जैसी चीजें भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के घरों से पाई गई हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट द इंडस वैली पीपल ट्रेडेड विद द विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन? यानी कि इंडस वैली के लोग जो है दी गई सिविलाइजेशंस में से किस सिविलाइजेशन के लोगों के साथ ट्रेड किया करते थे? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, मेसोपोटामियंस. अब देखो, जो मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन है तो प्रेजेंट डे का जो आपका इराक, कुवैत और सीरिया का जो हिस्सा है वहां पर ये पर्टिकुलर सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी. ऐसा जो हमने एक्सकेवेशन किए और जब हिस्ट्री देखी तो यहाँ पे पाया गया कि इन दोनों सिविलाइजेशंस के बीच में आपस में लग्जरी गुड्स का ट्रेड हुआ करता था. स्पाइसेस, टेक्सटाइल, प्रीशियस मेटल, हड़प्पन ज्वेलरीज जो है मेसोपोटामिया की साइट्स पे पाई गई हैं, सील्स पाई गई हैं. तो इससे पता चलता है कि ये दोनों सिविलाइजेशन आपस में ट्रेड करती थी. नेक्स्ट, द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज नॉन आर्यन बिकॉज ऑफ वॉट रीजन? यानी कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उसे हम नॉन आर्यन सिविलाइजेशन कहते हैं. किस कारण से? बिकॉज इट वॉज अर्बन. ए हो जाएगा आपका आंसर, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक अर्बन सिविलाइजेशन थी और ये एक ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी. ठीक है, तो यहाँ पर अर्बन सिविलाइजेशन की वजह से हम इसे नॉन आर्यन कहते हैं. यहाँ के लोगों को आप देखोगे कि वेल प्लान्ड सिटीज और जो इनके रेसिडेंशियल एरियाज थे वो पाए गए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग
All the following statements regarding the Indus Valley civilization, which one is correct except, यानी कि दी गई स्टेटमेंट्स में से इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट कह रही है द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज एन एडवांस अर्बन सिविलाइजेशन। आयरन वाज नॉट नोन टू द पीपल, ठीक है। इट इज डिफिकल्ट टू से दैट विच रेस दैट पर्टिकुलर पीपल बिलोंग, यानी कि वहां के लोग किस रेस से आते थे ये कहना काफी मुश्किल है। उसके बाद कह रहे हैं द पीपल न्यू नथिंग अबाउट एग्रीकल्चर। यहाँ पे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे उनको एग्रीकल्चर के बारे में नहीं पता था। तो आप देखोगे कि इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशंस जो हैं वो सही हैं और हमें वही बताना था कि कौन सी इंफॉर्मेशन यहाँ पर जो दी हुई है रिगार्डिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन करेक्ट है। एक्सेप्ट यहाँ पे पूछा हुआ है, देखो कीवर्ड्स पे ध्यान दिया करो, नॉट एक्सेप्ट, तो उससे आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। कभी कभी कंफ्यूजन भी हो जाती है कि करेक्ट पूछा है फिर एक्सेप्ट भी बगल में दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्योंकि वो एक अर्बन सिविलाइजेशन थी वो भी करेक्ट है, और आप देखोगे कि वहां के लोग एग्रीकल्चर के बारे में जानते थे। तो वहां पे वीट, बार्ले, राई, पीस, इन सारे क्रॉप्स के जो हैं रिमेन्स भी पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लोकल नेम ऑफ मोहनजोदड़ो इज, तो आपका आंसर हो जाएगा माउंड ऑफ द डेड। माउंड ऑफ द डेड कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। आप देखोगे बेसिकली ये पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में ये साइट आपकी पाई जाती है, एंड ये वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी सेटलमेंट्स है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। 1922 में आर.डी. बैनर्जी ने इसे डिस्कवर किया था और 1980 में मोहनजोदड़ो को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया था। नेक्स्ट, द इंडस वैली सिविलाइजेशन स्पेशलाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स, तो आपका आंसर हो जाएगा ए, टाउन प्लानिंग। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग टाउन प्लानिंग में बहुत ही ज्यादा स्पेशलाइज थे। उनके बेग्ड ब्रिक जो है हाउसेस थे, इलाबोरेट ड्रेनेज सिस्टम था, वाटर सप्लाई सिस्टम था, और यहां पर कई सारे बड़े बड़े क्लस्टर्स थे नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स के। नेक्स्ट, द फेमस फिगर ऑफ dancing girl found in the excavation of Mohenjo-daro was made up of, यानी कि जो डांसिंग गर्ल की स्टैचू पाई गई है मोहनजोदड़ो से, उसका जो मटेरियल है, जो मेकिंग मटेरियल है वो क्या है, किस चीज से बनी हुई है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सॉरी यहाँ पे ऑप्शंस, यहाँ पे ये सी होगा, ब्रोंज। ब्रोंज से ये बनी हुई है, तो ब्रोंज हो जाएगा आपका ऑप्शन आंसर। देखो ये जो पर्टिकुलर डांसिंग गर्ल का स्टैचू है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस साल करंट अफेयर में भी कई बार ये न्यूज में रहा है। बेसिकली 1926 में इसे खोजा गया था। ये जो पूरी की पूरी स्टैचू है वो 10.5 सेंटीमीटर टॉल है, 5 सेंटीमीटर वाइड है, और 2.5 सेंटीमीटर की इसकी जो है डेप्थ पाई गई है। इस स्टैचू को बिल्ड करने के लिए लॉस्ट वैक्स टेक्निक जो होती है उसका यूज किया गया है, और प्रेजेंटली ये जो डांसिंग गर्ल का स्टैचू है वो आपका नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली के अंदर डिस्प्ले में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स was not known to इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल, ठीक है। इनमें से कौन सा जो एनिमल है वो इंडस वैली जो सिविलाइजेशन थी उसमें नहीं पाया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा जिराफ। सी, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो कई सारे पेट्स भी डोमेस्टिकेट करते थे। मीट के लिए भी, वहां पे ट्रेड के लिए भी यहाँ पे एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया जाता था। एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए भी यहाँ पे लोग जानवरों को पालते थे। तो यहाँ पर कैटल, शेप, गोट, जो आपका राइनोसोरस होता है, एलिफेंट, हॉर्सेस, ये सारे के सारे जानवर जो है यहाँ पे देखने को मिले हैं एक्सेप्ट जिराफ। नाउ हम अब डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी सब्जेक्ट को, और इसमें हम कंटिन्यू करेंगे द यूनिवर्स एंड द सोलर सिस्टम। क्वेश्चन पूछ रहा है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग प्लैनेट इज स्मॉलर इन साइज देन द अर्थ, यानी कि कौन सा यहाँ पे प्लैनेट जो है वो अर्थ के कंपैरेटिवली छोटा है साइज में, तो आपका आंसर हो जाएगा बी, वीनस। देखो अगर हम यहाँ पे क्रोनोलॉजी देखें तो ये है आपकी अर्थ, क्रोनोलॉजिस्ट पूछता है। सबसे बड़ा प्लैनेट है जुपिटर, देन सैटर्न, दैट यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, वीनस, मार्स एंड मरकरी, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में बात की जा रही है कि एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट फाउंड इन द स्काई आर ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना। यानी कि हम देखते हैं कि जब सूरज निकलता है तो उसकी रोशनी कुछ देर बाद, और जब सनसेट होता है तो जो उसकी रोशनी है वापस धीरे धीरे जो अंधेरा होता है वो भी जो सन का प्रेजेंट टाइम है उससे थोड़े डिले से होता है। तो इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण है स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट। देखो यहाँ पे होता क्या है कि जब सन जो है सुबह में अपीयर होता है तो जो उसकी रेज है जब वो एटमॉस्फेयर को हिट करती है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिस कारण से जो सूरज की रोशनी है वो 2 मिनट बाद धरती पे पहुंचती है। और सेम यही चीज आपको सनसेट के टाइम देखने को मिलेगी, क्योंकि जब रेज जो है वापस एटमॉस्फेयर से जा रही है वो स्कैटर कर रही है, इसलिए जो सनसेट भी है वो 2 मिनट लेट से होता है ओरिजिनल जो यूनिवर्स में आपकी एक्टिविटीज चल रही हैं। Next question. The circle of illumination divides Earth into 2 hemispheres known as what? तो अब यहाँ पे देखो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन की बात हो रही है कि जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है वो धरती को 2 भागों में डिवाइड करता है। कौन कौन से हैं वो? ठीक है, तो यहाँ पे आपका होगा आंसर डे एंड नाइट। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक ट्रिक, यहाँ पे सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन पूछ रहा है तो इल्यूमिनेशन का सर्कल डे एंड नाइट डिस्क्राइब करता है। अगर यही यहाँ पे पूछा जाता, यहाँ पे इक्वेटर दिया जाता, तब हम कहते कि इक्वेटर की जो लाइन है वो जो कि एक इमेजिनरी लाइन है वो हमारे अर्थ को जो है यहाँ पे नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर में जो है आपका डिवाइड करती है एट 0 डिग्री लैटिट्यूड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is farthest planet to the sun? यानी कि सन से सबसे ज्यादा दूरी पर दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा प्लैनेट है? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, नेपच्यून। अब नेपच्यून की अगर हम बात करें तो देखो 4.5 बिलियन किलोमीटर की दूरी है इसकी और सन के बीच में। ठीक है, और अगर हम क्रोनोलॉजी देखें सन से दूरी की तो यहां पर सन के सबसे करीब मरकरी, फिर उससे दूर वेनस, देन अर्थ, देन मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड देन नेपच्यून। तो ये है आपकी सन से डिस्टेंस की क्रोनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लैनेट इज नेम्ड आफ्टर रोमन गॉड जीसस? ठीक है, तो ज्यूस के नाम पर यहां पर जो रोमन गॉड हैं ज्यूस, उनके नाम पर यहां पर किस प्लैनेट का नाम रखा गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा डी, जुपिटर। अब देखो जो आपका जो रोमन गॉड हैं ज्यूस, उनका नाम जुपिटर के ऊपर रखा गया है। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लैनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग विच इज द अर्थ क्लोजेस्ट स्टार? ठीक है, तो यहां पर धरती के सबसे करीब कौन सा स्टार है दिए गए ऑप्शंस में से? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, सन जो है वो सबसे करीबी स्टार है धरती से। अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 150 मिलियन किलोमीटर्स की जो है डिस्टेंस है, जिसे हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी कहते हैं। अब सन के बाद जो नेक्स्ट क्लोजेस्ट स्टार है धरती का वो है आपका प्रॉक्सिमा सेंचुरी, क्योंकि 4.2 लाइट ईयर्स अवे है अर्थ से। अब आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी, जो भी स्टूडेंट्स एसएससी 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ पे एसएससी जनरल अवेयरनेस टारगेट 2024 का बैच जो है वो आपको बहुत ही हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन में। इस पर्टिकुलर कोर्स में आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, आपको उन लेक्चर्स की प्रॉपर पीडीएफ मिलेगी जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, और लाइव प्रॉब्लम जहाँ पे सॉल्विंग सेशंस भी दिए जाएंगे फैकल्टीज के द्वारा, जिसमें आप अपनी जो भी क्वेरीज है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सारी प्रॉब्लम्स को लाइव डिस्कस कर सकते हो। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की डिटेल्ड एनालिसिस और डिस्कशंस मिलेंगे, एंड साथ में आपको 10 मॉक पेपर्स भी सॉल्व करने को दिए जाएंगे। कोई भी आपको जानकारी चाहिए या कोई भी आपका सवाल है, क्वेश्चन है, क्वेरी है, आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो। नाउ अब देखो हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी सब्जेक्ट को, और पॉलिटी में हमने लास्ट सेशन में भी यही कंटिन्यू किया था, तो यहाँ पे भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमने कुछ एक्ट्स उस समय देखे थे, अब हम उसके आगे की सीरीज में उसके आगे के टॉपिक्स के जो एमसीक्यू हैं यहाँ पे डिस्कस करेंगे।
यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस इन फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यानी कि यहां पर जो दिए गए आपके एक्ट हैं उनमें से सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस जो है हमारे प्रेजेंट के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस चीज का पाया जाता है? क्या वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है, आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है? तो आपका आंसर हो जाएगा डी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो यहां पर देखो बेसिकली जो 1935 का हमारा एक्ट है उसका ब्लूप्रिंट, उससे कुछ फीचर्स लिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। कुछ उसमें इंपॉर्टेंट फीचर जैसे कि आपका फेडरल स्ट्रक्चर हो गया, डिवीजन ऑफ पावर्स, इमरजेंसी के जो प्रोविजंस हैं, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है, एबोलिशन ऑफ डायरार्की एट प्रोविंशियल लेवल, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं जो एडवाइस करेंगे गवर्नर को, ये प्रोविजन भी आपका यहीं से लिया गया है। और जो मिनिस्टर हैं वो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के। ये सारे प्रोविजंस आपके 1935 के एक्ट से लिए गए हैं प्रेजेंट डे कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट अटेम्प्ट to introduce a representative and popular element in governance of India was made through। अब देखो यहां पे पूछा जा रहा है कि फॉर द फर्स्ट टाइम भारत के गवर्नेंस सिस्टम में जो आपका रिप्रेजेंटेटिव यानी कि भारतीय सिटीजन के भी रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, इस चीज को किस एक्ट के तहत एड ऑन किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत। अब देखो इस एक्ट के तहत यहां पर कई सारे बदलाव लाए गए, जैसे कि यहां पर जो आपका वॉइसराय का जो पूरा का पूरा पोर्टफोलियो था उसको आप जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसको आप कैबिनेट पोर्टफोलियो में यहां पे कन्वर्ट कर दिया गया। उसके बाद यहां पर इंडियंस को लॉ मेकिंग प्रोसीजर में जो है आप कह लो कि नॉमिनेट किया जाने लगा। यहां पे एक प्रोविजन आया कि वॉइसराय को जो है कुछ मेंबर नॉन ऑफिशियल्स इंडियन मेंबर्स जो है इस काउंसिल में रखने हैं। साथ ही साथ देखो यहां पे डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोविजन भी आया। डिसेंट्रलाइजेशन कैसे? क्या हुआ कि आपकी जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी थी जिसके पावर छीन ली गई थी और पूरी की पूरी पावर जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को दे दी गई थी, उसका यहाँ पे वापस से बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर्स की जो पावर थी उसे रिस्टोर कर दिया गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया? यानी कि यहां पर कम्युनल इलेक्टोरेट का जो कंसेप्ट था वो किस एक्ट ने जो है इंट्रोड्यूस किया था इंडिया के अंदर? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इसे हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। अब यहां पर इस एक्ट के बाद जो इंडियन पार्टिसिपेशन था ब्रिटिश गवर्नेंस के अंदर वो बढ़ने लगा, यानी कि जो अभी तक सरकार जो राज रूल कर रहा था उसमें अब भारतीयों का पार्टिसिपेशन गवर्नेंस मॉडल में बढ़ने लगा। यहां पर इस पर्टिकुलर काउंसिल एक्ट के तहत इलेक्टोरल प्रिंसिपल, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, सेपरेट इलेक्टोरेट, साथ ही साथ जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी उनकी साइज बढ़ा दी गई और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट काउंसिल का जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ गया। मद्रास और बॉम्बे जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल हैं वहां पर एक लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों काउंसिल को अलग अलग, दोनों फंक्शंस को अलग अलग कर दिया गया। तो यहां पे कुछ ऐसे रिफॉर्म्स जो हैं इस एक्ट के तहत लाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर असर्शन दिया हुआ है। असर्शन कह रहा है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ट्रांसफर्ड द गवर्नेंस ऑफ इंडिया फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू क्राउन। ठीक है, यानी कि कहा जा रहा है कि जो 1858 का एक्ट था उसने क्या किया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था भारत के अंदर, अभी तक क्राउन जो है, क्राउन की तरफ से बेसिकली ये रूल कर रहे थे, बेसिकली ये कंपनी रूल कर रही थी। लेकिन इस एक्ट के बाद अब डायरेक्ट जो है इंडिया क्राउन से जो है आपका एडमिनिस्टर किया जाएगा। रीजन दे रहा है कि द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अनविलिंग टू एडमिनिस्टर इंडिया एनी मोर। तो क्या ऐसा सच में था? नहीं, ऐसा नहीं था। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कि पहला तो आपका असर्शन सही है लेकिन ये जो रीजन दिया हुआ है ये रॉन्ग है। देखो हुआ क्या कि जो 1857 का रिवॉल्ट हुआ था यहाँ पे,
जब ये रिवॉल्ट हुआ तो लंदन में कुछ ये सिचुएशन थी कि जो पूरी की पूरा ब्लेम था ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर डाला गया कि जो उनका यहाँ पे इंडिया के अंदर गवर्नेंस का जो तरीका था, जितने वो अग्रेसिव वे में जो है किसी को भी अगर आप रूल करोगे तो एक दिन म्यूटनी होने की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर इन सारी चीजों को लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्लेम किया गया और उसके बाद जो है आपका क्राउन डिसाइड करता है कि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है वो खत्म होगा, इंडिया जो है वो डायरेक्टली रूल कर, जो क्राउन है वो डायरेक्टली रूल करेगा इंडिया के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय वर्च्यू ऑफ विच एक्ट डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। ठीक है, किस एक्ट के तहत डायरकी जो है वो भारत के अंदर इंट्रोड्यूस की गई? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। अब यहां पर देखो, डायरकी जो सिस्टम है इसके तहत जो गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जो सब्जेक्ट थे उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया, इसी को हम डायरकी कहते हैं। पहला है रिजर्व सब्जेक्ट और दूसरा है ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। रिजर्व सब्जेक्ट के अंदर आपका फाइनेंस, लॉ एंड ऑर्डर, इरिगेशन और लैंड रेवेन्यू जैसे सब्जेक्ट्स को लिया गया और जो ट्रांसफर सब्जेक्ट की लिस्ट थी उसमें लोकल गवर्नमेंट, हेल्थ, एजुकेशन और एक्साइज, तो एक्साइज इन सारी चीजों को यहां पर ट्रांसफर सब्जेक्ट के अंदर रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन contained in Government of India Act 1935 has been incorporated in Constitution of India in the year 1950। अब यहां पे समझो, थोड़ा सा पूछा जा रहा है कि यहां पर एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। 1950 में क्या हुआ कि उस पर्टिकुलर चीज को भारतीय संविधान के अंदर जो है वो इनकॉर्पोरेट कर दिया गया, यानी कि ला दिया गया। तो यहाँ पे कौन सा वो प्रोविजन था, यही हमें पूछना है। क्या वो फंडामेंटल राइट था, ड्यूटीज थी, इमरजेंसी प्रोविजन था? ठीक है, तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, डीपीएसपी। देखो यहाँ पे 1950 से हमें कनेक्ट करना है, बहुत सारी चीजें ली गई थी बट स्पेसिफिकली 1950 का जो आपका साल था उस समय यहाँ पर कौन से इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन से चीज ली गई, तो डीपीएसपी लिया गया। बेसिकली डीपीएसपी को यहाँ पर इनकॉर्पोरेट करने का ये था कि हमें भारत को एक वेलफेयर स्टेट बनाना था। अगर आप डीपीएसपी में देखोगे तो ये बताया गया है कि हमें किस किस तरीके से यहाँ पे वेलफेयर के लिए सिटीजन्स की जो सोशल सिक्योरिटी है या फिर जो चिल्ड्रंस हैं, एजुकेशन है, उनके लिए काम करना है, गवर्नमेंट को कैसी पॉलिसी फ्रेम करनी है, ये सारी चीजें डीपीएसपी के अंदर दी गई हैं। नाउ वी विल डिस्कस इकोनॉमी सब्जेक्ट और इसमें आज हम डिस्कस कर रहे हैं नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। लास्ट सेशन में हमने फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमी को डिस्कस किया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर पे हम मूव ऑन कर रहे हैं नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, द टर्म मिक्स्ड इकोनॉमी डिनोटेड, यानी कि जो मिक्स्ड इकोनॉमी का टर्म है उससे आप क्या समझते हो? तो देखो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब होता है एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। अब यहां पर अगर हम इसे थोड़ा सा और इन डेप्थ में समझें तो आप मिक्स्ड इकोनॉमी को ये भी कह सकते हो कि मिक्स्ड इकोनॉमी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, यानी कि कैपिटलिज्म आपका प्राइवेट सेक्टर, सोशलिज्म आपका पब्लिक सेक्टर। तो यहां पर जो भी आपके बिजनेसेस रहते हैं वो कुछ प्राइवेट ओन्ड रहते हैं और कुछ गवर्नमेंट ओन्ड रहते हैं। नाउ 24th क्वेश्चन, यहां पर पूछा जा रहा है कि इन एन इकोनॉमी द सेक्टर आर क्लासिफाइड इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट ऑन बेसिस ऑफ व्हाट। अब देखो, जो हमारा जो इकोनॉमी है उसके अंदर हम जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को क्लासिफाई करते हैं, तो उन दोनों के बीच में अगर डिफरेंशिएशन करना हो तो हम किस बेसिस पे डिफरेंशिएट करेंगे कि दिस पर्टिकुलर थिंग इज प्राइवेट एंड दिस पर्टिकुलर थिंग इज ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइजेस। अब देखो क्या मतलब है यहाँ पे ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइजेस। यहां पर कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कोई भी पर्टिकुलर यहाँ पे एंटरप्राइज है, अब उसका ओनर कौन है इसी बेसिस पे तो हम
डिफाइन कर सकते हैं कि वो पर्टिकुलर जो एंटरप्राइज है वो पब्लिक है कि प्राइवेट। अगर गवर्नमेंट ओन कर रही है तो वो पब्लिक सेक्टर हो गया, अगर वो प्राइवेट इंडिविजुअल ओन कर रहा है तो वो प्राइवेट सेक्टर हो गया। अब देखो यहाँ पर गवर्नमेंट भी हर सारी इंटरप्राइजेस को आपका ओन नहीं कर सकती है। गवर्नमेंट जो भी इकोनॉमी में यहाँ पर इंटरप्राइजेस को होल्ड करेगी, उसका बेसिक जो आपका ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा जो सिटीजन्स हैं उनको गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कराना, जो बेसिक चीजें हैं, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट और प्रोटेक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ये सारी चीजें। यहां पर मेन फोकस प्रॉफिट जनरेट करने पे नहीं होता है पब्लिक सेक्टर का। वहीं प्राइवेट सेक्टर की अगर हम बात करें तो प्राइवेट सेक्टर का पूरा फोकस होता है आपका प्रॉफिट जनरेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं द ड्यूअल इकोनॉमी इज अ मिक्सचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा ए, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल सेक्टर और मॉडर्न इंडस्ट्रियल सेक्टर। देखो ये बहुत ही छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टर्म है। कहीं कहीं आपको क्या होगा कि मिक्स्ड इकोनॉमी और ड्यूअल इकोनॉमी दोनों चीजों में आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहां पे माइनर सी चीज है। ड्यूअल इकोनॉमी का मतलब ये कह रहे हैं ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल सेक्टर और मॉडर्न इंडस्ट्रियल सेक्टर दोनों ही साथ में आ रहे हैं। यानी कि आपका अगर ड्यूअल इकोनॉमी में देखोगे तो ये आपका ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल, मॉडर्न इंडस्ट्रियल, कमर्शियल एग्रीकल्चर, सब्सिस्टेंस फार्मिंग और ट्रेडिशनल हैंडक्राफ्ट, यानी कि जो हमारी इंडियन ट्रेडिशनल चीजें हैं उनके साथ साथ यहाँ पर जो साइमल्टेनियसली मॉडर्न टेक्निक्स को भी हम यूज कर रहे हैं। जैसे पहले क्या है कि कोई कोई कंट्री सिर्फ अगर हम ये कर दें कि हम सिर्फ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल सेक्टर पे ही डिपेंडेंट हो जाएं, हम मॉडर्न चीजों को नहीं अपनाएं तो हम पीछे रह जाएंगे, इकोनॉमी में भी टेक्नोलॉजी में भी। तो दोनों को साथ में लेकर चलना है और यही कंसेप्ट है आपका ड्यूअल इकोनॉमी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं विच सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी हैज शोन रिमार्केबल एक्सपेंशन ड्यूरिंग लास्ट डिकेड। कौन सा सेक्टर जो है इंडियन इकोनॉमी का उसने लास्ट डिकेड यानी कि पिछले 10 सालों में यहां पर रिमार्केबल ग्रोथ जो है वो शो की है। तो ये है आपका सी, टेरिशरी सेक्टर। देखो टेरिशरी सेक्टर क्या है, बेसिकली सर्विसेज वाला सेक्टर है ये। इसके अंदर आपका एजुकेशन, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ऐसी सर्विसेज आती हैं। तो अब टेरिशरी सेक्टर जो है पिछले 10 सालों में भारत के अंदर बहुत तेजी से बढ़ा है। इसके बढ़ने के पीछे का कारण क्या है, क्योंकि देखो इंडिया खुद ही एक फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, साथ ही साथ यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर का भी डेवलपमेंट पाया गया है, जिसकी वजह से टेरिशरी सेक्टर जो है अपने आप ग्रोथ करेगा। उसके बाद भारत के अंदर लोगों का जो इनकम लेवल है वो भी बढ़ा है और साथ ही साथ जो सर्विसेज की डिमांड है वो भी बढ़ जाती है। और सर्विसेज में देखो एक ये भी चीज आती है कि सर्विसेज जो है वो बाहर की कंट्रीज के प्रोजेक्ट भी आते हैं। तो यहाँ पर जो एक बाहर का कॉन्ट्रीब्यूशन है, बाहर की जो चीजें हैं वो भी इस सेक्टर को बढ़ाने में कहीं ना कहीं ग्रोथ, इसकी ग्रोथ में जो है वहां पे कंट्रीब्यूट कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात हो रही है व्हेन डेवलपमेंट इन इकोनॉमी टेक्स प्लेस द शेयर ऑफ टेरिटरी सेक्टर इन नेशनल इनकम। अब देखो जब भी इकोनॉमी में यहां पर डेवलपमेंट होता है तो अगर हम टेरिटरी सेक्टर की बात करें तो नेशनल इनकम में उसका क्या योगदान है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहां पर सी। जब भी टेरिटरी सेक्टर बढ़ेगा या फिर जब भी डेवलपमेंट होगा इकोनॉमी के अंदर, स्पेशली जो टेरिटरी सेक्टर का शेयर है, तो उसमें हमें यहाँ पर नेशनल इनकम में ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब कैसे, अब यहां पर देखो मैंने वही रीजन बताया कि जो सर्विस का सेक्टर है वो हमारे कंट्री के आउटसाइड भी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जो प्रेजेंट सर्विस कंपनीज हैं इंडिया के अंदर। तो यहां पर इन्हें सिर्फ इंडियन क्लाइंट्स के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं क्रिएट करनी होती है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो सर्विस सेक्टर में मोस्टली जो आपके क्लाइंट्स हैं वो आपको फॉरेन कंट्रीज से ही मिलेंगे। तो इंडिया का सर्विस सेक्टर के पीछे जो मेन आपका जो रीजन है वो यही रीजन है कि हमें जो इनके क्लाइंट्स हैं वो ऑलमोस्ट बाहर की कंट्री से भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट विल बी ट्रू टू क्लासिफाई इंडिया एज विच टाइप ऑफ इकोनॉमी। तो इंडिया देखो एक लेबर सरप्लस इकोनॉमी है। लेबर सरप्लस इकोनॉमी का मतलब क्या है, अगर 2021 का हम डेटा देखें तो यहाँ पे 43.9% वर्कर्स जो हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है यहाँ पे काम करते हैं और 30% लोग सर्विस सेक्टर में काम करते हैं। तो ये 43% वाला जो यहाँ पे वर्कफोर्स है वो लेबर के काम में ही इंडल्ज है। ठीक है, तो ज्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से भारत के अंदर लेबर्स की अवेलेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है, इस वजह से इंडिया एक लेबर सरप्लस इकोनॉमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द इंडियन इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे 4 चीजें दी हुई हैं, प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, प्रीडोमिनेंस ऑफ इंडस्ट्री, लो पर कैपिटा इनकम एंड मासिव अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक हैं? तो देखो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डी 1, 3 एंड 4, यानी कि भारत के अंदर आपका प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर है, हमारे यहाँ एग्रीकल्चरल सेक्टर बड़ा है, हमें पता ही है। लो पर कैपिटा इनकम है, ऑब्वियसली यहाँ पे जो पर पर्सन अगर आप इनकम देखोगे तो पर कैपिटा जो इनकम जो लोग कमा रहे हैं वो कम है, और साथ ही साथ मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट तो भारत के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। नाउ इन इंडिया प्लान्ड इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम। अब प्लान्ड इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर सोशलिस्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग जो भारत की प्लान्ड इकोनॉमी है वो चलती है। ये जो पूरा का पूरा कंसेप्ट था सोशल सिस्टम वाला वो रशिया से लिया गया था, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्लान्ड इकोनॉमी के कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हैं, तो सोशल ओनरशिप, डेमोक्रेटिक कंट्रोल ऑफ मींस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, डायरेक्ट पब्लिक ओनरशिप है भारत के अंदर, और इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एजुकेशन, हेल्थ केयर और नॉन एक्सप्लोटेशन है यहाँ पर, इक्वालिटी ऑफ वेल्थ, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आपकी एक प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर काम करती हैं। नाउ होमवर्क क्वेश्चन सेगमेंट। आज का आपका क्वेश्चन है which among the following places have given the earliest evidence of agricultural in Indian subcontinent। यानी कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर कौन सी ऐसी जगह है जहां से फॉर द फर्स्ट टाइम आपको एग्रीकल्चर का एविडेंस मिला था। इस क्वेश्चन का आंसर आप सब कमेंट बॉक्स में आंसर करोगे। कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। साथ ही यहाँ पे अगर मैं बता दूं कि अगर इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट parchamclasses.in पर जा सकते हो, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, टिल देन टेक केयर।